हाँ जी दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल +2 एकेडमी में। आज हम लोग जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो चैप्टर है उसका सेकेंड लेक्चर है ये, और इस टॉपिक में हम लोग राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, अब एक्चुअल क्लास 10th का ये चैप्टर शुरू होता है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन एक देखा था कि क्या 9th क्लास में हुई। अब 10th में एक्चुअल चीजें हम देखेंगे इस टॉपिक से। तो हमारा टॉपिक है राइज ऑफ नेपोलियन। तो नेपोलियन कौन था, सबसे पहला सवाल तो ये आता है। तो देखो, नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्टे था, ठीक है। ये एक कमांडर इन चीफ था फ्रांस का, जब लुइस 16 या बर्बन डायनेस्टी समझ लो, जब बर्बन डायनेस्टी का जब रूल चलता था तो उस वक्त कमांडर इन चीफ था, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो थे उसका हेड था। धीरे धीरे अब बात यहाँ पे आई है कि नेपोलियन कैसे पावर में आया। तो फ्रांस की जो सिस्टम चल रहा था धीरे धीरे कमजोर होने लगा, क्योंकि देखो किंग लुइस 16 के बाद वहां पे रोबेस्पियर का रूल आया, बट वो उसका भी अच्छा से नहीं चला। काफी लोगों को उसने गुलेटिन किया, जो उसके खिलाफ आवाज उठाता फिर उसको मार दिया जाता, गुलेटिन कर दिया जाता। फिर लोगों ने उसको भी हटा दिया। उसके बाद डायरेक्टरी रूल आई। डायरेक्टरी रूल का मतलब हो गया कि 5 लोगों के हाथों में पावर सौंपा गया, क्योंकि एक आदमी के हाथ में पावर सौंपा गया तो वो बौखला गया, मतलब संभाल नहीं पाया। तो 5 लोगों के हाथ में कंट्रोल आया, डायरेक्टरी रूल। फिर अब समझना है कि एक सामान के कोई 5 लोग अगर मालिक है तो सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो सब लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, तो चीजें प्रॉपर नहीं चलेंगी। तो इसीलिए उनमें फूट और कमजोरी आने लगी, एक तरह से कह लो डिस्प्यूट्स आने लगी, और इसी का फायदा नेपोलियन ने उठाया। समय समय पे इंटरफेयर करने लगा इंटरनल पॉलिटिक्स में, और बाद में कमान ही संभाल ली फ्रांस की ऑफिशियल तरीके से, यानी 1804 में। यानी नेपोलियन फ्रांस का किंग बन जाता है 1804 में, ध्यान रखिएगा। और यहां से फिर कहानी शुरू होती है क्लास 10th की। तो अब देखो, यहां पे पॉइंट है, विद द राइज ऑफ नेपोलियन फ्रांस डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड। फ्रांस की डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि देखो सारा खेल जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, मोनार्की सिस्टम को खत्म करना था और एक डेमोक्रेटिक कंट्री यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चीजों को बनाना था। लेकिन जब देखेंगे कि फ्रांस का राजा नेपोलियन 1804 में मतलब बन जाता है, तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई, वापस से मोनार्की सिस्टम आ गया। यानी एक कहावत है ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, यानी सारा तमाशा हो गया, ले दे के बात वहीं पहुंच गई, फिर से मोनार्की आ गई वापस से। तो इसका आंसर हम करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में कि हाउ नेपोलियन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी ऑफ फ्रांस। तो क्या क्या चीजें ऐसी हुई जिसके कारण वो डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पहला पॉइंट तो उसमें ये आ जाएगा कि वो राजा बन गया, वापस से सारे अपने अकॉर्डिंग चीजों को चलाने लगा। तो पहला पॉइंट तो यही आएगा। तो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं, राजा बन गया, ऑब्वियस सी बात है, जब नया राजा बनेगा तो जो भी पुरानी चीजें चलेंगी वो सारी खत्म हो जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग सारे रूल्स लॉज बनाए जाएंगे। तो नेपोलियन के राजा बनने के बाद फ्रांस में जो नए कानून सेटअप किए गए, तो उसको बोला गया सिविल कोड। सिविल का मतलब होता है जनता, मतलब सिटीजन, और कोड का मतलब होता है लॉज। तो नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं और सिविल कोड भी कहते हैं, जो न्यू लॉज मेड बाय नेपोलियन बोनापार्टे। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड या सैलिएंट फीचर्स ऑफ सिविल कोड, या 1 नंबर का सवाल बनता है कि किस ईयर में नेपोलियनिक कोड लागू हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस ईयर वो राजा बनेगा उसी ईयर में वो अपना लॉज को इंप्लीमेंट करेगा। तो ये तो हो गया कि नेपोलियन कोड क्या था। अब उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन या क्या क्या चीजें उसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो एक एक करके देखेंगे। ये सारे पॉजिटिव अच्छी चीजें हैं, मतलब ये जो चीज अभी हमने यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, ये नेपोलियन ने कुछ अच्छी चीजें की, तो ये चीज है। अभी अगले टॉपिक में हम देखेंगे कुछ बुरी चीजें भी की जो लोगों को पसंद नहीं आया, वही उसका आंसर होगा कि कैसे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिलहाल तो अच्छी अच्छी बातें देखते हैं, पॉजिटिव चीजें, क्या अच्छाई थी, क्या चीज लोगों को पसंद आई, या क्या नेपोलियन कोड की फीचर्स थी। तो सबसे पहला, अबॉलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अगर आपको हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि फ्रांस का ऐसा सिस्टम था कि 3 टाइप के लोग थे, और सारा टैक्स कौन देता था, पीजेंट देता था। नोबल क्लर्जी जो अपर 2 लेवल के थे स्टेट्स वाले, वो टैक्स नहीं देते थे। तो यानी यहां पे नेपोलियन के हाथ में पावर आते ही इसने बोला कि सारे
लॉज के सामने बराबर है। इसका मतलब टैक्स अब हर कोई देगा, चाहे वो नोबल हो, चाहे वो क्लर्जी हो, और पीजेंट तो दे ही रहा था। यानी तीनों सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो थी, जनता जो पार्टिसिपेशन था तीनों टाइप के, वो सारे लोग टैक्स देंगे। यानी बाय बर्थ जो छूट मिली हुई थी नोबल और क्लर्जी को, वो खत्म कर दिया। यानी अब टैक्स सब देगा, लॉज के सामने सबको बराबर कर दिया। आम जनता बहुत खुश, बहुत बढ़िया हुआ। उसके बाद देखते हैं दूसरा काम क्या किया। सिटीजन सेक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अब इस पॉइंट को समझाने के लिए पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा फ्यूडल सिस्टम समझाना चाहूंगा क्या होता है, क्योंकि देखो ये फ्यूडल सिस्टम भी इसने अबॉलिश किया, तो पहले ये समझ लेते हैं, तो उसके बाद ये चीजें थोड़ी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले सवाल आता है फ्यूडल सिस्टम होता क्या है, और इसको अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो हिंदी में होता है सामंतवाद। ये हमारे इंडिया में भी चला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो ये सिस्टम को यहाँ पे लेकर आए। थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ कैसे ये काम करता है सामंतवाद या फ्यूडल सिस्टम। मान लेते हैं कि जमीन जो होता था ना, सबसे ऊपर राजा होता था जमीन के ऊपर, मतलब जमीन का जो मेन हेड होता था वो किंग होता था। अब राजा क्या करता था कि देखो, राजा अगर है तो उसको फौज भी रखनी पड़ेगी, टैक्स भी कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम कैसे चलेगा। तो यूरोप ने एक अलग तरीके का सिस्टम शुरू किया, फ्यूडलिज्म यानी फ्यूडल सिस्टम। राजा क्या कर दिया, जितनी भी उसकी टेरिटरी थी उसको डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड्स में डिवाइड कर दिया। मान लो कि राजा के पास जो भी प्रॉपर्टी थी 4 हिस्सों में बांट दिया, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े 4 लॉर्ड्स को दे दिया, मतलब 4 हिस्सों में उस जमीन के टुकड़े को बांट दिया। तो लॉर्ड 1, L2, L3 और L4, यानी लॉर्ड नंबर 1, लॉर्ड नंबर 2, लॉर्ड नंबर 3, लॉर्ड नंबर 4। यानी अब किंग ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया लॉर्ड, और यही जो कोई लॉर्ड होता था, जैसे लॉर्ड एरविन, ये सब वर्ड तो तुम सुनते हो, तो ये लॉर्ड वर्ड यहीं से आया। तो क्या करता था, जमीन को मान लो कि बड़े टुकड़े बनाने हैं तो 4-5 बना दिया, छोटे टुकड़े बनाने हैं तो और छोटा कर सकता है। तो यानी जो भी जमीन थी किंग के पास, उसको वेरियस टुकड़ों में बांट के लॉर्ड को दे देता था। अब लॉर्ड से ये कॉन्ट्रैक्ट होता था कि टैक्स तुम कलेक्ट करोगे, तुम्हारा जिम्मेदारी है, मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। एट द टाइम ऑफ वॉर, जब लड़ाई होगी, तो सोल्जर्स का जुगाड़ करना तुम्हारा काम है। मैं ना उसकी सैलरी दे रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं, मैं तुम्हें जमीन दे दिया, मेरा हेडेक खत्म, मैं बस ऐशो आराम करूंगा। अब ये लॉर्ड की टेंशन होगा कि टैक्स कलेक्ट करना और उसका हिस्सा किंग को पहुंचाना, और द टाइम ऑफ वॉर मिलिट्री को भी वो करना। अब लॉर्ड क्या करते थे, उन्होंने भी जो जमीन उनको मिला उसमें से कुछ हिस्सा लॉर्ड क्या करते थे, उसके नीचे मतलब नाइट होते थे उनको दे दिया, KNIGHT, नाइट का मतलब योद्धा कह सकते हो, कोलकाता नाइट राइडर जो वर्ड आता है नाइट। तो लॉर्ड ने नाइट को दे दिया, बोला कि ये जमीन तुम्हारी है, तुम टैक्स कलेक्ट करना और लड़ाई के समय सोल्जर्स मुझे चाहिए। तो राजा ने इसके ऊपर फेंका, लॉर्ड ने इसके ऊपर फेंका। अब नाइट क्या करेगा, अपने जो गांव के जो सिटीजन्स होंगे, पीजेंट, उनको जमीन दे दिया जाएगा कि ये तुम्हारा हिस्सा है, इस पे खेती करो, जो भी करना है करो, तुम अपने लिए रखो और बाकी का मुझे दे दो, लेकिन शर्त यह है कि लड़ाई के समय तुम्हें जरूरत पड़ेगी, एट द टाइम ऑफ वॉर हम आपको यूज करेंगे, सर्विस आपको देनी पड़ेगी। तो ये जो सिस्टम चल रहा था ना, यानी सबसे ऊपर तो हिरार्की में किंग था, बट उसके नीचे लॉर्ड, उसके नीचे नाइट, उसके नीचे फिर नॉर्मल सिटीजन। तो ये जो सिस्टम था ना, फ्यूडलिज्म कहा गया, फ्यूडल सिस्टम कहा गया। तो ये सिस्टम को नेपोलियन ने क्या किया, अबॉलिश कर दिया, ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। यानी राजा के अंडर सारी जमीन अब रहेगी और राजा ही टैक्स कलेक्ट करने का उसकी जिम्मेदारी रहेगी, और मिलिट्री भी वही खुद रखेगा। मतलब देखो, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि मिलिट्री के लिए लॉर्ड्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी। अब लॉर्ड से मांगेंगे तो लॉर्ड नाइट के लिए पास भेजेगा। अब उस वक्त तो कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं कि तुरंत मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया और सिपाही पहुंच गया। कलेक्ट करने में ही टाइम लग जाता, तब तक पता चला दूसरा अटैक कर दिया और कहानी खत्म हो गई, राम नाम सत्य हो गया। इसलिए सिस्टम ज्यादा पसंद नहीं आया नेपोलियन को, तो इसने खत्म कर दिया। अब देखो क्या होता था कि अब ये जो लॉर्ड वाला जो सिस्टम था, नाइट वाला जो पार्ट था, तो यहाँ पे अब कुछ कर्ज हो जाता था, अब कोई टैक्स नहीं दे पाया। समझना इस चीज को थोड़ा सा। गांव में हमारे बॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि अपने बेसिक खर्चे के लिए गांव के जमींदार से जाके कोई किसान पैसा लोन लेता है, तो वो बोलता है कि भाई क्या गिरवी रखोगे, तो माँ के कंगन, जमीन के पेपर्स, ये जाके वो गिरवी रख दिया। ठीक है, गिरवी रख दिया। अब वो टाइम से पेमेंट नहीं कर पाया, उस जो भी उसका ब्याज आया,
तो लास्ट में यही होता है कि जमींदार अंगूठा लगवा लेगा और उसकी जमीन को हड़प लेगा और बोलेगा कि जमीन भी लेने के बाद तुम्हारा जितना कर्ज है अभी तक वो चुकता नहीं हुआ है और भी बाकी है। तो अब क्या सॉल्यूशन है, तुम अब जो जमीन मैंने तुम्हारी ली है अब इसी में अब तुम काम करो, जिसको हम बोलेंगे बंधुआ मजदूरी। तो बंधुआ मजदूरी कराने लगा, मतलब कराया जाता था, हमारे इंडिया में भी होता था और वहां पे भी होता था बंधुआ मजदूरी सिस्टम, जिसको बोला गया फोर्स लेबर बेगर सिस्टम, या इसको बोला जाता है वहां के टर्म्स में सर्फडॉम। तो सर्फडॉम ध्यान रखिएगा, बंधुआ मजदूरी हुआ, मेनोरियल ड्यूज, जिस कर्ज के कारण, जिस ड्यू के कारण उसको वो बंधुआ मजदूरी करनी पड़ी। तो क्या किया इसने, नेपोलियन ने सारे किसानों को बंधुआ मजदूरी से आजाद कर दिया और जितने भी कर्ज थे वो सारे माफ करवा दिए। तो ये बहुत अच्छा काम किया, किसान एकदम पीजेंट बहुत खुश था, यानी जमीन भी, मतलब एक तरह समझो कि सर्फडम क्या हुआ कि बंधुआ मजदूरी जो थे किसी जमींदार के अंडर में वो जो बंधे हुए थे वो खत्म हो गया, और जो कर्ज के कारण बंधे हुए थे वो मेनोरियल ड्यूज था वो भी खत्म कर दिया, यानी किसानों को आजाद कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे टॉपिक आता है और इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था। इसमें ये बोला कि अगर कोई किसान कर्ज ले रहा है तो कर्ज आप उससे चुकता करे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी कोई नहीं हड़प सकता। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जमीन हड़प ली जा रही थी, तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी भी नेपोलियन ने दिया कि अब कोई कर्ज फ्यूचर में ले रहा है तो आप उसके प्रॉपर्टी यानी जमीन के कागज या कोई जो ऐसी प्रॉपर्टी है घर वगैरह, तो वो कोई नहीं ले सकता, वो उसी की रहेगी, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो ये बहुत अच्छा था लॉ, मतलब आप उधार लो और नहीं चुका पाए तो आप दे रहे हो तो आपकी कैपेबिलिटी है जैसे उसको निकालना है, बट जमीन कोई नहीं छीन सकता है। तो ये सारी चीजें आपने समझ लिया कि राइट टू प्रॉपर्टी दिया नेपोलियन को, उसके बाद फ्यूडल सिस्टम जो था ये सामंतवाद ये भी खत्म कर दिया, उसके बाद सर्फडॉम और मेनोरियल ड्यूज जो था किसानों के ऊपर वो भी खत्म कर दिया। और जहां जहां नेपोलियन बहुत ही पावरफुल रूलर था, जहां धीरे धीरे अपने फ्रांस की टेरिटरी को उसने एक्सपैंड किया, अलग अलग देशों को उसने कैप्चर किया, और जैसे प्रूशिया आएगा, इटली का हिस्सा आएगा, इवन रशिया तक वो चला जाएगा, पोलैंड को कैप्चर करके वहां तक, तो हम आगे देखेंगे। तो जहां जहां फ्रांस का रूल सेटअप हुआ, जिन जिन टेरिटरी को वो जीतते चला गया नेपोलियन, वहां वहां इस सारे कोड क्या हो गए, एक्सपोर्ट होते चले गए। यानी फ्रांस में तो ये लॉज लागू किए ही नेपोलियन ने, साथ ही साथ उन देशों पे भी लागू किया जहां जहां मतलब उसने जीता उन देशों को, तो वो सारे रूल्स एज इट इज वहां भी ट्रांसपोर्ट हुए। आगे चलते हैं। उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, टाउन्स में जो शहर थे, गिल्ड रेस्ट्रिक्शन जो था ना, जो रोबेस्पियर के टाइम में लगा हुआ था, उसको रिमूव कर दिया। अब एक सवाल आता है कि गिल्ड क्या होता है। गिल्ड का मतलब होता है जैसे कि एसोसिएशन बनाना। एक एग्जांपल समझ लो, हमारे इंडिया में भी तुम देखते होगे सारे जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, अलग अलग सेगमेंट से, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं, यूनियन बनाते हैं। जैसे जो नाई होता है, बाल काटता है, उनका एसोसिएशन होता है, एक ने दाम बढ़ाया तो सबका दाम बढ़ जाता है। ऑटो वालों का होता है, बस वालों का होता है, एक ने हड़ताल किया तो एसोसिएशन ने बोल दिया कि ठीक है, यूनियन होता है सबका, मजदूर यूनियन, बस यूनियन, हर का। तो ये ग्रुप होता है ना सेम टाइप के बिजनेस लोगों को, जो जहां जिससे वो थोड़े पावरफुल भी रहे, यूनाइट रहे और ज्यादा उनको कोई दबा नहीं सके, इसलिए वो ग्रुप बनाते हैं, तो इसी को गिल्ड बोला गया। तो वहां के जो मर्चेंट्स पहले ग्रुप बनाते थे जिससे कि वो स्ट्रांग रहे, तो वो रोबेस्पियर के टाइम में रिमूव कर दिया, मतलब इंपोज कर दिया गया था। तो नेपोलियन ने आते ही बोला कि ठीक है, अब गिल्ड भी लोग बना सकते हैं, एसोसिएशन, यूनियन बना सकते हैं, जिससे कि आप खुद ही स्ट्रांग रहे, कोई आपको मतलब आपके अंदर कुछ घुसने की कोशिश नहीं करेगा। उसके बाद जहां जहां नेपोलियन का रूल हुआ, इवन फ्रांस और उन टेरिटरी में जहां उसने कंट्रोल किया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ही मस्त एकदम मक्खन की तरह इंप्रूव कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि किसी भी देश की जीडीपी या उस देश को डेवलप करना है तो सड़कें और ट्रांसपोर्ट ही सबसे मेन जरिया होगा। तो रोड को और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एकदम बहुत बेहतरीन बनाया उसने, हर टेरिटरी में जहां उसने रूल किया, इवन फ्रांस की भी। इसलिए तुम देखोगे बाहर की सड़कें काफी मक्खन की तरह रहती है, हमारे जैसी नहीं रहती है। उसके बाद साथ ही साथ जिन जिन देशों को उसने अपने अंडर किया, तो हर देश का लॉज भी एक रखा, जो अभी जस्ट हमने देखा, सारे लॉज वहां पे भेजे उसने। स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर्स, यानी जो मेजरमेंट के जो सिस्टम थे और वजन नापने का, मतलब सामान को तौलने का जो सिस्टम था, और कपड़े उपड़े जो मेजर करते थे, वो सबको स्टैंडर्ड रखा। मतलब ये नहीं कि देखो पहले कोई ऐसा ही यूनिट नहीं हुआ करती थी, तो हर देश का अलग हो सकता था। मान लो कि हमारे यहाँ 1 मीटर इतना हो सकता है, किसी और देश में 1 मीटर इतना हो सकता है,
तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है ट्रेड में, क्योंकि इसने ये सोच के पेमेंट किया और वहां पहुंचा तो उसके हिसाब से वो नहीं आया, क्योंकि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना सके। तो हर देश का थोड़ा बहुत अलग अलग वेरिएशन होता था मेजरमेंट और वेट में, तो उसने स्टैंडर्डाइज कर दिया, एक प्रॉपर बना दिया कि जहां जहां नेपोलियन का रूल होगा सब जगह 1 मीटर मतलब इतना ही होगा, या ये चीज है तो यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक एलए टर्म भी आएगा, बुक में पढ़ोगे, एलए ये कपड़ों की मेजरमेंट यूनिट है, ELLE, तो ये ध्यान रखिएगा, एलए इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ क्लॉथ। उसके बाद जहां जहां उसने रूल किया करेंसी भी कॉमन कर दी, ये नहीं कि यहाँ इस देश की ये रहेगी तो ये देश की ये रहेगी, जो उसके अंडर था वो सब कुछ कॉमन कर दिया। तो ये कुछ अच्छी चीजें थी जो नेपोलियन ने किया। अब हम थोड़ा सा देखेंगे नेगेटिव चीजें क्या थी जिससे लोगों को पसंद नहीं आया। तो बच्चों हमने अभी जस्ट देखा पॉजिटिव पॉइंट, कुछ अच्छी चीजें जो नेपोलियन ने करी, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। तो यहाँ पे जो भी किया, कितना भी कोई अच्छा करे, 10 लोगों को खुश करना हो तो 8 ही खुश होंगे, 2 तो बुराई करेंगे ही करेंगे। 2 फूफाजी वाले होंगे शादी में जो आके वो करेंगे कि हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो यहाँ भी वही चीज है, नेपोलियन ने जो भी चीज किया, कुछ चीजें थी ऐसी जो लोगों को पसंद नहीं आई। तो वही हम देखेंगे कि क्या चीजें पसंद नहीं आई, और यही जो पॉइंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो पॉइंट्स हैं यही आपको आंसर लिखना है कि कैसे नेपोलियन ने फ्रांस की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर क्वेश्चन आए कि हाउ नेपोलियन डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी ऑफ फ्रांस, तो आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि बर्बाद कैसे करेगा, कुछ गलत करेगा तभी तो लोगों को लगेगा कि हाँ बर्बाद कर दिया लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको आंसर यही लिखना है। नेगेटिव पॉइंट्स आएगा नेपोलियन के कोड के, तो आपको यही आंसर लिखना है। डेमोक्रेसी को कैसे डिस्ट्रॉय किया, तब भी आपको आंसर यही लिखना है। तो देखते हैं क्या चीज किया जो लोगों को पसंद नहीं आया। तो सबसे पहला क्या किया, इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्स को बढ़ा दिया। भाई सिंपल सा लॉजिक, इतनी फीचर्स दे रहा है, इतनी फैसिलिटीज आ रहा है, लोगों के कर्ज माफ कर रहा है, तो पैसा कहां से आएगा, टैक्स के थ्रू ही तो आएगा, तो टैक्स तो बढ़ना लाजमी है, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। ठीक है, इम्पोज सेंसरशिप, सेंसरशिप लगा दी गई। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा गलत था, ये सेंसरशिप लगाना थोड़ा मैं भी मानता हूँ गलत था। सेंसरशिप होता क्या, सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल मीडिया के ऊपर आ जाता है, अखबार चाहे टीवी चाहे जो भी हो, यानी अपनी मर्जी से मीडिया कोई भी खबर नहीं छाप सकता। वो अब क्या होगा, जैसे कि कल जो मान लो कि इंडिया में भी सेंसरशिप लग जाए, तो क्या होगा कि जो मीडिया हाउसेज होंगे उनके एडिटर इन चीफ गवर्नमेंट के पास एक पूरा स्कैंड चीज भेजेंगे, मतलब स्कैंड कॉपी भेजेंगे, जिससे कि बताएंगे कि ये कल प्रिंट होने वाला। गवर्नमेंट को लगा कि कहीं भी किसी भी खबर से गवर्नमेंट की इमेज को नुकसान पहुंच रहा है तो वो खबर नहीं छपेगी, तो इसको बोलते हैं सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब एक तरफ से फ्रीडम ऑफ मीडिया एकदम टोटली खत्म हो जाना। यानी सेंसरशिप लगाने का मतलब ये हो गया कि नेपोलियन अगर कुछ भी गलत भी करेगा तो जनता के सामने वो चीज नहीं आएगी, क्योंकि सेंसरशिप लगी हुई है, ऑलरेडी पॉजिटिव चीजें ही छपेंगी मीडिया में। मतलब लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो गई और इसलिए लोगों को ये पसंद नहीं आया। उसके बाद मिलिट्री सर्विसेज आर कंपलसरी, मिलिट्री की सर्विसेज कंपलसरी कर दी नेपोलियन ने, क्योंकि देखो बहुत वो अपने टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहा था, सोल्जर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कितना सोल्जर्स आएगा। अगर आज रशिया यूक्रेन की वार मतलब लड़ाई की हम बात कर ले, आज भी कंटिन्यू है, तो यूक्रेन ने अपने सोल्जर्स को यूज किया, और हर देश, हर डेवलप्ड कंट्री में कंपलसरी होता है कि 2 से 3 से या 4 साल, किसी किसी देश का 2 साल भी है, कहीं का 4 भी है, तो मिलिट्री सर्विस कंपलसरी होना चाहिए। इवन जापान से लेके हर जगह 3 साल या 4 साल आपको सर्विस देनी पड़ेगी। तो नेपोलियन ने ये काम शुरू किया कि सबको मिलिट्री की सर्विस मतलब देनी कंपलसरी होगी। तो लोगों को पसंद नहीं आया, क्यों नहीं आया, मान लो कि जो लोग खेतों में हल चला रहे हैं उनको अब टांग के ले जा रहे हैं, चलो बंदूक चलाना है, तो फिर अब पसंद तो नहीं आएगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये चीज थी जो लोगों को पसंद नहीं आया। इसको एक ही लाइन में मैंने लिखा है, आप इसको कट करके 3 पॉइंट भी बना सकते हैं पूरे स्टेटमेंट के साथ, स्मार्ट वर्क भी किया जा सकता है। उसके बाद क्या नेपोलियन ने और बुरा किया, मतलब लोगों को जो पसंद नहीं आया, तो लिमिटेड यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मतलब वोटिंग राइट्स, यहाँ पे इसका मतलब हो गया वोटिंग राइट्स की बात हो रही है। तो वोटिंग राइट्स जो थी वो लिमिटेड थी, मतलब सबको नहीं मिला, जो मतलब जो मर्द थे उन्हीं को मिला, औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया उसने। क्यों नहीं दिया, देखो औरतों को वो क्या थिंकिंग रखता था, रिड्यूस women to the status of minor। माइनर का मतलब बच्चा, मतलब जिसकी संख्या कम हो, या जैसे कि पापा हो गए मेजर, और जैसे सर्कल में आप आर्क पढ़ते हो, माइनर आर्क मेजर आर्क, छोटा पोर्शन हो गया माइनर, बड़ा पोर्शन मेजर।
तो उसी तरह पापा मम्मी मेजर में आते हैं और छोटे बच्चे जो हो गए माइनर में आते हैं। तो औरतों को माइनर के स्टेटस में रखा, इसका मतलब ये कि वो उतने कैपेबल नहीं है कि वो सेल्फ डिसीजन ले सके, तो इसीलिए उसने माइनर में रखा और बना क्या दिया, सब्जेक्ट्स टू द अथॉरिटी ऑफ मैन, यानी मर्दों के पैर की जूती समझ लो एक तरह से, या मर्दों की जागीर बना दिया। मतलब बोला कि औरतें जो है मर्दों की जागीर है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि खुद डिसीजन ले सके, चीजों को संभाल सके। तो ये एक थिंकिंग थी जो नेपोलियन की बहुत गलत थी, और इसलिए उसने लिमिटेड वोटिंग राइट्स भी दिए, मर्दों को ही दिया, औरतों को नहीं दिया, क्योंकि थिंकिंग औरतों के रिगार्डिंग उसकी सही नहीं थी। तो साफ दिख रहा है। उसके बाद स्लेवरी सिस्टम उसने वापस से शुरू कर दिया। स्लेवरी सिस्टम क्या था कि देखो, स्लेव ट्रायंगल चलता था। ट्रायंगल का मतलब यहां पे मान लेते हैं यूरोप, नीचे अफ्रीका और इधर अमेरिका। तो ये एक ट्रायंगल बना हुआ था, मतलब कि यूरोपियन पीपल अफ्रीका से नौकर लेते थे, मतलब ब्लैक पीपल्स को एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका में। तो एक तरह से ये ट्रायंगल बना था, यहाँ के लोग यहाँ से लोगों को भेज के यहाँ काम करवाते थे। तो ये ट्रायंगल जो था ना, स्लेव ट्रायंगल, तो ये सिस्टम शुरू पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं था कि इसने पहली बार शुरू किया। रोबेस्पियर जब आया था, जब बर्बन डायनेस्टी का जो खात्मा हुआ, तो उस वक्त उसने खत्म कर दिया था। तो उस वक्त इसके बाद से नेपोलियन ने फिर से इसको शुरू कर दिया। तो ये स्लेवरी वाला सिस्टम फिर से इसने रीस्टार्ट किया, तो ये भी लोगों को पसंद नहीं आया। उसके बाद मिलिटरीली नेपोलियन प्रूव टू बी एन ऑपरेसर फॉर द पीपल ऑफ कंकर्ड टेरिटरी। अब देखो, नेपोलियन कितना भी अच्छा फैसिलिटी दे दे था, तो वो मतलब दूसरे देशों को गुलाम ही तो बना रहा था। सिंपल सा है बात कि अगर मैं चलो जो भी हालत में रह रहा हूं, अगर कोई बाहर का आके मेरे को कंट्रोल कर ले, अपने अकॉर्डिंग मुझे चलाए, तो वो कितनी भी मुझे खाने की अच्छी चीजें दे, मतलब मैगडी में खिलाए, चाहे कुछ भी कराए, जो भी चीजें दे, बट मैं तो उसका गुलाम हो गया ना, आजादी तो छीन गई ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि मिलिट्री की बात कर ले, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेपोलियन एक ऑपरेसर, जुल्म करने वाला, ऑपरेसर का मतलब यहाँ पे दबाने वाला, सताने वाला, जुल्म करने वाला प्रूव हुआ लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो उसकी टेरिटरी, जो कंकर्ड टेरिटरी का हिस्सा थे, यानी जिन देशों को उसने अपना गुलाम बनाया, उन लोगों के लिए नेपोलियन जो था एक ऑपरेसर की तरह था, क्योंकि आजादी छीन चुकी थी लोगों की। भले वो अच्छा कर रहा था लोगों को, चलो ठीक था, लेकिन आजादी तो छीनी ना, सबसे बड़ा तो फ्रीडम वाला पार्ट ही है। तो उन लोगों को पसंद नहीं आया नेपोलियन। फ्रांस के लोगों के लिए तो फिर भी ठीक था। उसके बाद इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। यानी इन सब चीजों से साफ साफ नजर आ रहा है कि जो नया अरेंजमेंट जो नेपोलियन ने बनाया, वो हैंड टू हैंड नहीं चल रहा था, हाथ मिला के एकदम तालमेल के साथ नहीं चल रहा था। कुछ चीजें अच्छी थी तो लोग कहीं आवाज भी उठा रहे थे, मतलब एक साथ अच्छी और बुराई दोनों नहीं चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे। तो ये सिंपल सी चीज थी। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक टफ क्वेश्चन क्या हो सकता है। टफ क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में जस्टिफाई वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि एक स्टेटमेंट दे दिया और जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तो वो टफ बन जाता है। तो इस टॉपिक से एक आएगा, अगर टफ बनाना हो सीबीएसई को, तो ये जो लाइन है ना लास्ट वाला, ये उठा के दे देगा और यहां पे बोल देगा कि इट बिकेम क्लियर दैट, या इट बिकम से भी नहीं हटा के यहां से बोलेगा कि न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मतलब इस लाइन को उठा के दे देगा और जस्टिफाई करने को बोलेगा। तो आपको यही पॉइंट लिखने हैं। मतलब अल्टीमेटली इन सब चीजों के कारण ही तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे या लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। तो बस आपको ध्यान रखना है, यानी जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन रहा है इस पे कि कैसे डिस्ट्रॉय किया या इस लाइन को जस्टिफाई करना, तब भी आपको आंसर ये लिखना है। नेगेटिव पॉइंट्स भी आ गया, पॉजिटिव वाला तो हमने देख ही लिया, साइलेंट फीचर्स। तो आसान सा है, सिंपल सा है, 1804 में शुरुआत। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलिए।